सीएम ने दिया मंत्रियों को मंत्र, विकास यात्रा से जीतेंगे जंग। प्रदेश में चढ़ने लगा चुनावी रंग, कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। यह अंदाजा पहले ही लग गया था कि दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद एमपी में बीजेपी चुनावी गतिविधियों को और तेज कर सकती है। अब कुछ ऐसा ही दिख रहा है। दिल्ली से लौटे सीएम शिवराज ने मीटिंग कर मंत्रियों को न सिर्फ मंत्र दिया, बल्कि 5 फरवरी से शुरू हो रही विकास यात्रा को लेकर निर्देश भी दिए। यात्रा के दौरान मंत्रियों को जिलों में नहीं बल्कि ब्लॉक स्तर पर रुकने को कहा गया है। इस यात्रा में समाज के सभी वर्गों को जोड़ा जाएगा। हितग्राहियों को हितलाभ मिला या नहीं, ये भी नेताओं को देखना होगा। यानी कुल मिलाकर दिल्ली से मिले संदेश पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। इस यात्रा में जो अभी तक हितग्राही पत्र बांटे गए थे, अब हित लाभ दिया जाएगा। समाज के सभी वर्गों को यात्रा में संवाद होगा। जो नए काम स्वीकृत हुए हैं उनका शिलान्यास होगा, जो कार्य पूर्ण हुए हैं उनका उद्घाटन इस यात्रा के अंदर होगा। बीजेपी विकास यात्रा को लेकर उत्साहित दिख रही है। वहीं कांग्रेस की नजर भी बीजेपी की हर गतिविधि पर है। कांग्रेस बीजेपी की विकास यात्रा पर सवाल तो उठा रही है, साथ ही दावा भी कर रही है कि जनता को कांग्रेस पर भरोसा है। बहुत देर हो चुकी है, अब क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। इनको एहसास होने लग गया है कि मध्य प्रदेश की जनता का मन मानस अब क्या हो रहा है। इनके जो सर्वे रिपोर्ट हैं, इनका इंटेलिजेंस है, उसको समझ में आ रहा है, स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जनता अब इनसे खुश नहीं है। क्योंकि घोषणाएं इतनी कर दी इन्होंने पिछले 15 सालों में कि लगातार घोषणाएं, रोज आप देखेंगे अखबारों में 1-2 घोषणाएं मिलती हैं इनकी, लेकिन उसका पालन नहीं हो पा रहा है, केवल कागजों तक सीमित रह गई। बीजेपी की विकास यात्रा चुनावी लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि यात्रा से पहले 24 जनवरी को बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी होगी। इतना ही नहीं, पहले विकास यात्रा 1 फरवरी से शुरू होनी थी, लेकिन इनकी तारीख बढ़ाते हुए 5 फरवरी कर दिया गया, क्योंकि इस दिन रविदास जयंती है। यानी बीजेपी इस यात्रा के बहाने एससी वर्ग को भी साथ रही है। हालांकि 25 फरवरी तक चलने वाली विकास यात्रा बीजेपी की जीत की यात्रा को कितना आसान बनाएगी और कांग्रेस के लिए कितना चुनौती, ये देखना दिलचस्प होगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, दिल्ली से एमपी बीजेपी के लिए आया क्या मैसेज? सवाल नंबर 2, क्या दिल्ली के मैसेज को ही आगे बढ़ाएगी विकास यात्रा? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस के लिए बीजेपी की विकास यात्रा चुनौती बनेगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का विजय मंत्र। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत ही, जिसको आप कह सकते हैं, या उसके लिए अंग्रेजी में शब्द होगा ऑर्गेनिक तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश करती है। और अगर उसको और सरल शब्दों में हम समझें तो वो तरीका ये है कि बीजेपी हर वो मुमकिन स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश करती है जो उसकी मदद करे। और इसके लिए वो इसलिए और कंसर्न्ड है क्योंकि अब वो इतिहास बनाने के ही मोड़ पर नहीं खड़ी है। हैट्रिक बनाने की उसकी कोशिश केंद्र में होगी, और ये केंद्र में हैट्रिक तभी बनेगी जब राज्यों में एक शानदार प्रदर्शन के बाद वो आगे बढ़ेगी। और यही वजह है कि जेपी नड्डा साहब पर भरोसा फिर जताया गया है और उनको ये दायित्व सौंप कर कहा गया है कि 9 राज्य जहां 2023 तक चुनाव होने हैं, 2024 के पहले तक, लोकसभा इलेक्शन के पहले तक, वहां आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत बढ़ाइए। और बीजेपी में जब ये कहा जाता है तो उस समय जिस तरह से उसको सुना जाता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिटवीन द लाइन्स चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। कहने वाला जो कह रहा है, समझने वाला उसको बखूबी समझता है, और उस समय चेहरे पर गंभीरता और चिंतन मनन की लकीरें भी होती हैं, क्योंकि साफ कह दिया जाता है कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं। 9 राज्य जीतना है तो जीतने के लिए जो भी करना है मुमकिन तौर पर उसको किया जाए। तो मध्य प्रदेश के लिए संदेश साफ है। और सिर्फ विकास यात्रा मत समझिए, अभी इंटरप्रिटेशन के कई और तरीके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपको बीजेपी की तेजी, बीजेपी की स्ट्रैटेजी, क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, ये तमाम चीज़ें आपको समझ में
आती चली जाएंगी, क्योंकि तीसरी बार की ये बीजेपी केंद्र की मैं बात कर रहा हूं, एक अलग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक आपको इंक्लूसिव अप्रोच के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। और यही वजह है कि बहुत सारे बेहतरीन आपको ऐसे राजनीतिक पैंतरे 2024 के पहले देखने को मिलेंगे, जिसमें आप कहेंगे कि वाह बीजेपी, और शायद प्रतिद्वंदी कहेंगे कि आह बीजेपी। तो चलिए आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं योगेश यादव जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर, सेवा दल कांग्रेस मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, उनका बहुत स्वागत करता हूं। उनके काउंटर पार्ट हैं, उनके साथी हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सीनियर लीडर बीजेपी के, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। मनोज सैनी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर, वो बराबर आपके साथ रहेंगे और ये खाकसार तो रहेगा ही समन्वय की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। मनोज, कैसे देखते हैं आप विकास यात्रा? हालांकि ये कोई नया मसला नहीं है, लेकिन ये विकास यात्रा तो मुझे लगता है कि एक कवर पहनाया गया है। अंदर अंदर जो कुछ कहा गया है वो अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। विकास यात्रा तो एक बड़ा पारंपरिक किस्म का नाम और मॉडल दिखता है, जो सरकारों को 5 साल ही करना पड़ता है या करना चाहिए। लेकिन इस विकास यात्रा का वो मायने नहीं है कि फीडबैक लीजिए और ये करिए, इसके साथ और भी बहुत कुछ होगा। जी, कुछ आपके पास सूचनाएं हो तो? फीडबैक, जहां तक आप बात कर रहे हैं, फीडबैक तो आ चुका है, और फीडबैक जब आ गया है तो सरकार जमीन पर है, और पूरी सरकार जमीन पर दिखाई देने वाली। पहले 1 फरवरी से 15 फरवरी तक ये अभियान चलाना था, जिसमें विकास यात्रा नाम दिया गया। पहले आशीर्वाद यात्रा थी, उसके बीच में फिर दूसरी और यात्रा के नाम बदलते गए, जैसा आपने भी जिक्र किया। लेकिन इस यात्रा के मायने गहरे हैं। मतलब जो भी यात्रा शुरू होगी उससे 2 दिन पहले मंत्रियों को पहुंचना पड़ेगा, उस गांव में जानना है कि हम यात्रा लेकर आ रहे हैं, लेकिन यथा स्थिति क्या है। हित लाभ का मतलब शरद जी यही होता है कि जो हितग्राही को लाभ दिया है वो लाभ मिला कि नहीं। कागज हमने दे दिया, सर्टिफिकेट हमने दे दिया, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद क्या जमीनी स्तर पर उसको लाभ मिल पाए? ये भी है कि जो मंत्री जी जाएंगे फीडबैक लेने, अगर उन्हीं के डिपार्टमेंट से जुड़ा कुछ उल्टा पुल्टा सामने आ गया तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी कि प्रभु आप ही तो देख रहे हैं ये सब कुछ, और आपकी ही योजनाएं ठीक से जमीन पर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल है, और इसीलिए तो चुनाव में बहुत पहले से कस्बे तक उनको पहुंचाया गया है कि आपका फीडबैक तो हमारे पास है, लेकिन आप भी जाकर अपना फीडबैक देखिए। आप जो हमें बताए थे, आपने जो हमें दस्तावेज सौंपे थे, उसकी हकीकत आप खुद समझ लीजिए। क्योंकि सरकार के पास तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जिसके सहारे सारी चीज़ें मिल जाती है। लेकिन शरद जी, कहीं ना कहीं इसमें चिंता भी छिपी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन उन आरोपों पर अब सही ठहराना सरकार को, अपने आप में उस मंत्री को सही ठहराना। और आप देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात आज कही है मुख्यमंत्री जी ने। कलेक्टर कमिश्नर पहली बार सब जुड़े हुए थे, एक तरफ मंत्री थे, एक तरफ कलेक्टर कमिश्नर थे, वर्चुअली जुड़े थे। उनसे कहा कि आपको सामंजस्य बिठाना, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे थे, तो सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना। तो हमें लगता बहुत अलग तरह का 2023 का इलेक्शन है, और इसीलिए जमीन पर सरकार नजर आ रही है। और चिंता तो होनी ही चाहिए, क्योंकि चिंता नहीं होगी तो कठिनाई होगी। क्योंकि 2018 में शायद इसी चिंता के तत्व में कमी थी, और इस चिंता के तत्व पर आत्मविश्वास, और उससे भी आगे बढ़कर समीक्षक ये भी कहते हैं कि अति आत्मविश्वास भी था। तो इस बार बीजेपी में वो चीज़ नहीं है जो उसके लिए एक प्लस हो सकती है, और यही चीज़ कांग्रेस के लिए भी है कि वो भी आत्मविश्वास जो उसने रखा 2018 का, वो टूटा आगे जाके उपचुनाव में 2020 में। तो दोनों ही दल जमीन पर खड़े हैं, वो एक दूसरे को तौल रहे हैं। योगेश जी, देखिए शरद जी, इस विकास यात्रा के शब्द का अभिप्राय हमें किस तरीके से लेना चाहिए? क्या वास्तव में ये विकास यात्रा है, या क्षमा यात्रा है, या जनसंपर्क यात्रा है? मेरी मान्यता तो ये है कि जैसे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया क्लास टीचर को और कहा कि भाई आपकी क्लास का रिपोर्ट कार्ड बहुत ख़राब है, आपके स्टूडेंट का जो होमवर्क वो बिल्कुल नहीं के बराबर है, अब आप आनन फानन किसी भी तरीके से इस रिपोर्ट कार्ड को ठीक कीजिए। तो इसको विकास यात्रा तो आप कह ही नहीं सकते। विकास यात्रा यदि होती तो उपलब्धियों का कार्ड लेकर, पूरा का पूरा जखीरा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचते। लेकिन कहीं ना कहीं से शायद मुझे लगता है कि हाईकमान के पास भी बीजेपी को जो रिपोर्ट कार्ड मिला है मध्य प्रदेश का, वो बहुत वीक मिला है। और निश्चय ही ये बात सही है, अभी राजीव सिंह जी कह रहे थे आपके रिपोर्ट कार्ड पे भी लक्ष्मण सिंह जी ने कुछ टिप्पणी की थी, आपके अपने ही सीनियर लीडर और वरिष्ठ विधायक हैं।
जी नहीं, वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, जी। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि हम अति आत्मविश्वास में नहीं हैं, लेकिन विश्वास के साथ हैं कि कांग्रेस की जो प्रतिबद्धताएं और कांग्रेस की जो आने वाले समय में नियोजन है वो निश्चय ही हम लोगों को बहुत एक शुभ संकेत प्रदान कर रहा है। और ये शुभ संकेत हमारे लिए नहीं है, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि विकास के नाम पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा रिपोर्ट कार्ड नहीं है। वो उपलब्धि बताएं, वो अपनी हम जनता उनको अभिनंदन करें या माननीय मंत्रियों जी का स्वागत हो। अब वो तो ये है कि भाई पहुंचेंगे, शिकायतें मिलेगी, क्षमा मांगी जाएगी, और ये एक राजनीतिक दल की कवायद होती है कि कोई भी राजनीतिक दल इस तरीके से काम करता है। लेकिन जैसा राजीव सिंह जी ने कहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, अब बहुत समय निकल चुका है, आपके पास बहुत समय था, आपने उस समय को गंवाया है। और गंवाया तो ठीक है, आपने इस मध्य प्रदेश को एक स्थिति में भी मेंटेन करके नहीं रखा, उसको रसातल में पहुंचाया, चाहे प्रशासनिक क्षमताएं हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे रोजगार की हो। तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं, इस पर बहुत बड़ी व्यापक व्याख्या की जा सकती है, लेकिन अंततः इसको विकास यात्रा कहना मैं समझता हूं अप्रासंगिक होगा। विकास जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। क्षमा यात्रा जरूर कहें भारतीय जनता पार्टी के नेता कि हम क्षमा मांगने के लिए जाएंगे। डॉक्टर वाजपेयी, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी आधार हैं विश्वास के। कांग्रेस इस समय कुछ ज्योतिषियों की टिप्पणियों पर भी निगाह रखे हुए है कि ये बड़ा मकबूल जो नए साल का कैलेंडर आता है, इस कैलेंडर में कांग्रेस के लिए बड़ी सकारात्मक बात की गई है। और अमूमन बीजेपी हो या कांग्रेस हो, चुनाव के पहले ज्योतिषियों से चर्चा परामर्श होता ही है, और ना भी हो तो वो खुद बढ़ चढ़ कर टिप्पणी करते हैं। बहरहाल ये सब दावे, सब इनकी पुष्टि 2023 करेगा कि किसके पक्ष में क्या बात है। आप किस तरह से देखते हैं? विकास यात्रा नाम जरूर है जैसा हम मान रहे हैं, लेकिन इसके साथ अंडर पैकेज के अंदर बहुत कुछ है। जितना आप यहाँ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं करिए। देखिए, मैं तो सब कुछ शेयर कर लूँगा शरद जी क्योंकि देखिए हम सरकार चला रहे हैं और सरकार पारदर्शी होती है जी। और आपने जो आज के जो पूरी चर्चा का लोब है वो बेसिकली कैबिनेट के आसपास है, यानी कि सरकार का पक्ष है, संगठन वाली बात हम नहीं कर रहे। तो सरकार के पक्ष पे मैं फोकस करूँगा। तो एक सरकार है, एक विपक्ष का तो आपने बता ही दिया साहब, वो पंचांग और हनुमान चालीसा और सब उनका भगवान भरोसे काम चल रहा है, ईश्वर उन्हें वैसे ही रखे। और हमारा काम दल निर्भर करते हैं डॉक्टर साहब। आप आपकी पार्टी में भी वो कम से कम कोई अच्छा बोलता है या चुनौती भी कुछ पैदा करता है, सुना तो जाता ही है। नहीं, मैंने तो आपको सुन के बोला सर जी। मैंने तो बोला ही नहीं। मैं भी आपको सुन के ही बोला। नहीं, मैं तो आपको सुन के बोल गया, नहीं तो नहीं बोलता जी, क्योंकि आप डांट देते नहीं तो। जी, अरे तो इसलिए मैंने कहा कि जब आपने बोल ही दिया है जी तो साहब ठीक है, मैं भी हाथ धो लेता हूँ, उसमें क्या है जी। तो एक तो ये विषय हो गया। दूसरा विषय कैबिनेट का जहाँ तक है शरद जी, विकास यात्रा के बाद हम लोग चुनाव में जाते हैं बजट के पश्चात, और फिर हम जन आशीर्वाद निकालते हैं। हम लोगों का लगभग 20 साल से ये पैटर्न रहा है। तो विकास यात्रा में जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं अपने अपने जो जिले हैं उसमें 2 दिन पहले से, जैसा मनोज जी ने बताया, प्रवास करके जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुए हैं जिनका हम लोकार्पण कर सकते हैं, जो फिनिश्ड हैं या फिनिशिंग स्टेज में, उनका रिव्यू लेना और चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले उनको लोकार्पित करा देना। जो वो एक बहुत बड़ा विषय होता है। पुल, पुलिया, फ्लाईओवर, बाईपास, छोटे अस्पताल हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, आंगनवाड़ी केंद्र हो गए, जो अभी आपको हम नंबर भी देते जाएंगे साथ साथ, प्रधानमंत्री आवास हो गए, ग्रामीण आवास हो गए, शहरी हो गए, नल जल योजना हो गई, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। तो इन सब का प्रशासन और शासन का समन्वय करते हुए विकास यात्रा के दौरान इनको लोकार्पित करना और इनका स्टॉक अकाउंट लेना। और दूसरा विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने मैंने पहले भी इस बात को कहा है शरद जी, कि हमको 18 में जो हमको थोड़े नंबर कम मिले थे, वो था सर ऑपरेशनल वैल्यू ऑफ दीज कैपिटल प्रोजेक्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो ये हो गया कि साहब एक ब्रिज बन के तैयार हो गया, चालू हो गया। फिर आपने दूसरा देखा, मान लो एक अस्पताल बन के ब्लॉक लेवल पे CHC बन गया। अब वो चल कैसा रहा है, दैट इज ऑपरेशनल वैल्यू ऑफ दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो एक ये होता है कि हमने चुनाव के ठीक चंद महीनों पहले ही इसका मूल्यांकन, ये तो सतत प्रक्रिया है। ये नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ सर जी। तो मैंने आपसे पहले फेज में यही जिक्र किया जी। कि जो हम लोग फिनिशिंग की ओर हैं कैपिटल प्रोजेक्ट्स को, उनको लोकार्पित करना
और उनके संचालन की आने वाले समय में किस प्रकार से होंगे, ऑपरेशनल वैल्यू के ऊपर भी काम करना, उनकी HR इक्विपमेंट और बाकी चीज़ें, जैसे ब्लॉक लेवल पे मैंने आपको फिर मैं रिपीट करूंगा, कोई अस्पताल हमने बनाया है तो वहाँ ऑपरेशन शुरू हो जाए, भर्ती शुरू हो जाए, तो या स्कूल कोई बनाया है तो वहाँ टीचर्स पहुँच जाए। देखिए इस सब का अकाउंट हमको लेना है। विपक्ष तो देखो साहब है भी नहीं, वो जाते भी नहीं, बताते भी नहीं है कि साहब देखो सरकार यहाँ नहीं कर रही, कहीं धरने पे बैठ जाए, कछु नहीं मिलेगा आपको, तो हमको ही जाकर देखना है। और बिल्कुल मनोज जी आपने ठीक कहा है, हमारी जहाँ जो चुनौतियाँ हमको वहाँ दिखाई देंगी उसको पूरा भी हमें ही करना है, क्योंकि वोट हमें मिलने वाले हैं, सरकार हमारी बनने वाली है। मनोज जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी ये बात कहें तो मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर इससे कुछ हद तक सहमत हो सकता हूँ कि एक लाइन बस और रह गई थी सर, छोटी सी है। आपने सर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के को हल्का सा टच किया था, तो बिल्कुल ठीक है। 400 दिन सर हमारे बचे हुए हैं, ये 9 राज्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमको यदि 400 की संख्या पानी है, जो अभी 300 से ऊपर है हमारी, तो स्वाभाविक है हमको नया लक्ष्य नए उत्साह के साथ तय करते हुए इन 400 दिनों में 400 सीटों का सफर इसी प्रकार गुड गवर्नेंस से हमको पाना है। और इसका रास्ता मध्य प्रदेश में बहुमत हासिल करने से गुजरता है। लगभग अभी 86 सीटें जिनको बढ़ाना है हमको इन राज्यों। मनोज जी, जो बात डॉक्टर वाजपेयी कह रहे हैं, मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तो उससे कुछ हद तक सहमत हो सकता हूं कि विपक्ष का वो स्वरूप नहीं है कांग्रेस को शामिल करते हुए, जैसा हमने 90 के दशक में 2000 में देखा। लेकिन मध्य प्रदेश में विपक्ष मौजूद है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि विपक्ष का नेतृत्व कर्ता के रूप में कमलनाथ जी का थोड़ा सा अंदाज अलग है। वो सड़कों पर आंदोलन करते हुए, भिड़ते हुए, लड़ते हुए, उस स्वरूप के अलावा उनकी स्ट्रैटेजी या उनकी सोच भिन्न प्रतीत होती है। इसलिए विपक्ष की उस प्रेजेंस की अगर हम बात करें कि शोरोगुल, नारे, विधानसभा सत्र, हंगामा खेज, इन सब में शायद कमलनाथ जी उस तरह से एक अलग दृष्टि लेकर चलते हैं, लेकिन विपक्ष है। और यही वजह है कि बीजेपी को भी 14 महीने विपक्ष में बैठना पड़ा था 2018 में। लेकिन बीजेपी की ये जो स्ट्रैटेजी है, मैं जिसको जानना चाह रहा हूँ, डॉक्टर वाजपेयी ने निश्चित तौर पर उनकी मर्यादा है, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि विकास यात्रा मुझे एक ऐसा एलिमेंट दिखता है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इसके भीतर ऐसा बहुत कुछ है जो जिसका नाम विकास यात्रा ऊपर से दिया गया है, लेकिन इस कैबिनेट की बैठक में अंदर बहुत कुछ ऐसी चीजें भी कही गई हैं और कुछ आगे कही जाएंगी कि इनको इस रूप में लेकर फीडबैक इकट्ठा करिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये जो विकास यात्रा है, विकास यात्रा देखिए कौन कर रहा है, मंत्रियों को जाना है, एक एक गांव में जाकर आपको, कस्बे में जाकर अपना 2 दिन गुजारना है, या वहां से जो फीडबैक लेकर आपको लौटना है वो बताना है। लेकिन एक फीडबैक वो है शरद जी जो सरकार के पास है। अब एक और बात आप समझिएगा कि एक जो बार बार चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, कुछ को इधर किया जा सकता है, तो आप मान के चलिए कि 25 फरवरी के बाद जैसे ही ये यात्रा संपन्न हो जाएगी, जो फीडबैक आने वाला है, तो उसके बाद जो आप अंदर की बात कर रहे हैं वो बाहर आ जाएगा। आप ये भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस कि मंत्रियों के फीडबैक की भी यात्रा है। बिल्कुल बिल्कुल, मंत्रियों के फीडबैक की यात्रा है। और ये जो फीडबैक आएगा उसके बाद 25 तारीख के बाद एक नया स्वरूप सरकार का भी दिखाई दे सकता है। अब उसमें कौन फेल होगा, कौन पास होगा, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, लेकिन चिंता की लकीर दोनों तरफ, जैसा आप कह रहे थे, कांग्रेस का भी अपना सर्वे है, भारतीय जनता पार्टी का भी अपना सर्वे है, और मध्य प्रदेश अलग 9 राज्यों में एक अलग राज्य ऐसा है कि यहाँ दोनों की टक्कर, मतलब जिसे हम कह सकते हैं बराबरी की दिखाई दे रही है। उसमें कांग्रेस पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस ने एक अपनी रणनीति बदली शरद जी, पहले जैसा नहीं है। आप जैसे यदि कमलनाथ को आप देखिए, इतने दौरे मैंने कभी नहीं देखे, अभी फिर वो जाने वाले लगातार दौरे कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भावी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पोस्टर भी लगा दिए, अपनी एक टीम को उन्होंने उतार दिया। यदि वो इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे तो अपनी टीम को उन्होंने लगा रखा। और एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी स्ट्रैटेजी दोनों तरफ से जी, जहां से जो भी ऐसी चीज मिल रही है जो कांग्रेस के पक्ष में जाती है, और ये कोई ऐसी खराब रणनीति नहीं है। आप ऐसी चीजें करके विपक्ष को थोड़ा सा बौखलाने के लिए भी अपने प्रतिद्वंदी को मजबूर करते हैं। जब आप खुद दावा करने लगते हैं, आपने देखा होगा क्रिकेटिंग टीम या बॉक्सर्स अक्सर ये करते हैं कि आइए आओ, मैं तुम्हें जल्दी ही धराशायी कर दूंगा। इस तरह से आप चौंकाने की भी कोशिश करते हैं। एक लाइन और है शरद जी कि आप बात सिर्फ सत्ता की नहीं है, आज पहली बार बैठक में कार्यकर्ता की बात भी हुई, और ये कहा पहली बार मतलब कार्यकर्ता का आपको सम्मेलन करना है। वो कार्यकर्ता बहुत छोटा कार्यकर्ता जिसको आप पूछ नहीं रहे थे, एक तरह से जिसकी बार बार शिकायतें आ रही थी, तो ये प्रधानमंत्री ने कहा, और प्रधानमंत्री की ये लाइन आज की बैठक में नजर आई। यानी आपको कार्यकर्ताओं को भी देखना, संगठन को भी देखना, ये बड़ी बातें हैं। और निश्चित तौर पर अगर, क्योंकि उस बीजेपी की याद लोग बहुत करते हैं जो
आज से 15 साल 20 साल पहले की बीजेपी थी, इसलिए करते थे कि उस समय बीजेपी का सत्ता से संपर्क काफ़ी कम था और इसलिए उसमें वो अनिवार्य बुराइयां नहीं थीं जैसी कांग्रेस में 40 साल में डेवलप हुई। लेकिन अब बीजेपी भी अधिकांश राज्यों में, गुजरात में तो 30 साल का सफर, 3 दशक का, मध्य प्रदेश में 2 दशक का, तो कई अनिवार्य बुराइयां उससे लिपटती चली गई हैं और वो अब लाख छुड़ाने की कोशिश करे लेकिन छुड़ा नहीं पाती है। जी योगेश जी। देखिए शरद जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम जन के कार्य होना, उनकी समस्याओं का निदान होना, ये बात निश्चय ही है। मंत्री वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, कार्यकर्ता का पहुँचने का एक दायित्व तो होता है, विधायक भी नहीं पहुँच पाए हैं और जनाक्रोश इसी बात का है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये बात उभर कर आती है तो कार्यकर्ता से जब ये प्रश्न किया जाता है कि आप हमारे काम करवाइए, स्वाभाविक है उस क्षेत्र का, उस पंचायत का, उस ग्रामीण क्षेत्र का कार्यकर्ता काम करेगा। लेकिन मैं इसको बहुत ही सम्मान के साथ और गर्व के साथ कह रहा हूँ, ये हमारा घमंड नहीं है। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता अधिकारियों से काम करवा लेता और टेक्निकली जो उसके पास एक लैंग्वेज होती है, चाहे उसको आप विनय की कहें या 14 महीने में आपका कार्यकर्ता सर्वाधिक दुखी कार्यकर्ता था, ऐसी प्रामाणिक खबरें हैं। बिल्कुल शरद जी, मैं उससे ज्यादा दुखी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं जो साफ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारी अधिकारी सुनते नहीं है, अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और इसी के कारण करप्शन से, जो मध्य प्रदेश में इतना ज्यादा करप्शन हुआ है। अभी डॉक्टर हितेश वाजपेयी बहुत सारी योजनाएं बता रहे थे, मैं बतला रहा हूं मध्य प्रदेश में उनका क्रियान्वयन कहाँ है। मध्य प्रदेश में आप किसी भी योजना का यदि आप एक परिणाम देखेंगे तो वो समस्या मूलक ही बनकर सामने आएगा कि साहब ये योजना तो बहुत अच्छी लगी लेकिन हमने इस पटवारी के चक्कर काटे, उस तहसीलदार के चक्कर काटे और चक्कर काटते काटते ही हम अधिकारी कुछ काम नहीं कर पाए। मेरे पास 30-35 सेकंड है। बिल्कुल सर, मैं एक ही बताता हूँ सर, नल जल योजना जिसका हम लोग बार बार जिक्र करते हैं, लगभग 2.5 से 3 लाख परिवार हर महीने देश भर में जुड़ रहे हैं। ये स्थिति मध्य प्रदेश की है और मध्य प्रदेश में मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, बुरहानपुर जैसे शहर हम 100% कर दिए और बहुत तेजी से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आप उठाकर देखिए, अभी हम लोगों ने 1 से 1.25 लाख हितग्राहियों के कार्ड, नए जो हितग्राही हैं डिफरेंट स्कीम्स की, उनके जो हितग्राहियों के कार्ड है बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। फिर उसके बाद अभी आपने देखा पट्टा वितरण, हमने 10,000 लोगों को, 10,900 लोगों को, बंसल न्यूज़ ने लाइव भी किया था शरद जी, आपको याद होगा बहुत अच्छे से, टीकमगढ़ में 10,900 ग्रामीण लोगों को हमने भू अधिकार पट्टे दे दिए कि उसके ऊपर वो जाकर अपना बैंकिंग प्रोसेस में ला सकते हैं। सब ये लिखित हैं शरद जी, ये मैं एक दिन का बता रहा हूँ। तो ऐसे आप बोलोगे तो एक दिन कार्यक्रम रखिए, मैं सारे चीज़ें बताने को तैयार हूँ। फिर जैसे हेल्थ सेक्टर से सर जी, हेल्थ सेक्टर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरी तो खुली चुनौती है कि हेल्थ सेक्टर का एक पैरामीटर आप बता दीजिए जिसमें पिछले 17 साल में मध्य प्रदेश पिछड़ा हो, योगेश जी, चाहे वो लिंगानुपात हो, चाहे अपनी बात खत्म। मुझे हेल्थ के मामले में बोलना, आप डॉक्टर स्वयं हैं लेकिन आप हेल्थ की बात शासकीय तौर पर करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप किसी हॉस्पिटल में आपने दौरा नहीं किया है, बहुत बदतर स्थितियां हैं। आप कस्बाई क्षेत्र में जाइए, आप भोपाल और इंदौर की नहीं, आप आइए मेरे शहर में आइए, मेरे शहर में आइए, छोटे शहरों में जाइए, आप भोपाल और इंदौर को आप तुलनात्मक नहीं करते। हॉस्पिटलाइज कितना खराब है, निजी हॉस्पिटल क्यों? बहुत शुक्रिया योगेश जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यही है कि दोनों ही पार्टियां, अभी जैसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कहा कि 400 दिन है आपके पास, और अगर आप विधानसभा चुनाव की बात करें तो अब 365 से भी कम दिन है आपके पास। मोटे तौर पर अगर आप कहें तो 300 से कुछ अधिक ही दिन आपके पास हैं, और इनमें आपको जिस तरह की तैयारी करनी है वो बहुत अद्भुत तैयारी करनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें डिलेड दोनों पार्टियों की तरफ से स्वाभाविक तौर पर होती ही हैं, हुई ही हैं। लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि वो ग्राउंडेड होकर अपनी युवा पीढ़ी को साथ लेकर उसको भी इस चुनाव में प्रोजेक्ट करे और अपने कार्यकर्ता को भी संतुष्ट करे। और कांग्रेस की भी यही चुनौती है कि वो अपनी रैंक एंड फाइल को बहुत ताकत से मैदान में उतारे, क्योंकि उनके नेतृत्वकर्ता और उनका समूह तो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन नीचे कार्यकर्ता का गुस्सा और उसका कहीं ना कहीं क्षोभ इस रूप में कायम है कि उसे भी बीजेपी की तरह ठीक से सुना नहीं गया है, और जब उसकी सरकार थी तब तो उसकी बात पूरी तरह से ही
नहीं सुनी गई, यानी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दोनों पार्टियों के लिए इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकती है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, अति से तौबा। नमस्कार।